नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव चल रहा है। कुल 7 चरणों में मतदान होने हैं और अब तक 2 चरणों का मतदान हो चुका है। लेकिन इस चुनाव में एनडीए के एजेंडे क्या हैं, ये पता नहीं चल रहा। पीएम मोदी से लेकर उनके तमाम मंत्री हर रोज़ अपना बयान बदल रहे हैं। पीएम मोदी वही हिंदू मुस्लिम और 84 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज के दावे कर रहे हैं। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था की बात बता रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो 5वें पायदान पर पहुंच चुकी है। लेकिन असमानता कितनी बढ़ी है ये नहीं बता रहे। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक ने एजेंडे सेट कर दिया है। यही वजह है कि इस चुनाव में हवा का रुख बदला है और ज़्यादातर लोग ये कहने लगे हैं कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो क्या एजेंडे की वजह से एनडीए इस बार चुनाव हार जाएगी या क्या कुछ होगा इस चुनाव में, समझते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से 2 फेज़ों का चुनाव हो चुका है, अब तक मतदान हो चुके हैं, जनता ने वोटिंग कर दिया है, लेकिन एजेंडा क्या है? वही रटी रटाई बातें पीएम मोदी करते हैं तोते की तरह कि हमने 84 करोड़ जनता को जो है 2029 तक अनाज मुफ्त में देने का कर दिया है। हमने जो है स्मार्ट सिटी बनाया, जो बना नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। इसके बाद मतलब वो उन मुद्दों को गिना रहे हैं जो जनता को कहीं पच नहीं पा रहा है। तो आखिर क्या है ये? देखिए, 2014 का जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस पर बहुत ज़्यादा आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, और 14 में जब नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट बनकर आए थे तो उस समय उनके पास एजेंडा था। पूरा देश उनके पीछे पागल हो गया था। भाई 2 करोड़ नौकरी देने की बात वो कर रहे थे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात कर रहे थे, स्विस बैंक से काला धन लाने की बात कर रहे थे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे। तो उनके पास वो एजेंडा था। लोग पागल हो गए थे उनके एजेंडा को। भाई 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, सब कोई पागल था। लेकिन आज 10 वर्ष उनके शासन के हो गए। हर साल उन्होंने 2 करोड़ बोला था और 10 वर्षों में भी 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। वो देना तो दूर, सारी नौकरियां उन्होंने ख़त्म कर दी। रेलवे हो, बैंकिंग हो, जो भी सरकारी नौकरी थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। तो 10 वर्षों में लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री से उठ चुका है। लोगों को अब भरोसा नहीं रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लोगों को भरोसा नहीं रहा। स्थिति ये हो गई है आज कि प्रधानमंत्री हर दिन अपना एजेंडा बदल रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है। पहली बार जब प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री पहले सभा में उन्होंने कहा, परिवारवाद का मामला उठाया कि भाई परिवारवाद है। जब तेजस्वी यादव ने क्वेश्चन किया कि भाई आपके पार्टी में 14 सांसद के कैंडिडेट परिवारवाद वाले हैं, तो फिर बैकफुट पर आ गए। फिर उन्होंने एजेंडा बदला, जंगल राज, बिहार में जंगल राज की बात की। बताइए, 10 साल सत्ता में वो रह गए, 20 साल से 18 साल से बिहार में नीतीश कुमार सत्ता में है। फिर भी अपनी उपलब्धि बताने के बजाय अब प्रधानमंत्री अपनी सभा में जंगल राज, लालू परिवार, तेजस्वी यादव। अब सोचिए, प्रधानमंत्री एक तेजस्वी यादव पर टिप्पणी कर रहे हैं, लालू यादव पर टिप्पणी करते हैं तो चलता है। तो उनका एजेंडा धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और तेजस्वी यादव ने इसी बात को पकड़ा। जो एजेंडा 14 में प्रधानमंत्री लेकर आए थे, उसी एजेंडे को तेजस्वी यादव ने 2020 में पकड़ा। 20 में नौकरी की बात उन्होंने की और उसमें वो सफल भी हुए। लगभग 5 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी दी और वो एजेंडा उनका अब आगे बढ़ा है। अब उन्होंने 1 करोड़ नौकरी की बात की है कि केंद्र में अगर सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो ये एजेंडा युवाओं को काफ़ी आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। और इसी एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी ने भी यही एजेंडा दिया है, नौकरी का, लोगों को नौकरी देने का एजेंडा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में। साथ ही एक एजेंडा उन्होंने दिया महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का,
देने का, आवास देने का। तो एजेंडा कांग्रेस पार्टी हो चाहे तेजस्वी यादव ने एजेंडा तय किया और एजेंडा पर लोग बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हों 10 साल हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब एजेंडा भूल गए हैं। न नौकरी का एजेंडा उनके पास है, न रोजगार का एजेंडा है। तो अब उनके पास एजेंडा क्या है? तो परिवारवाद, तो जंगल राज, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये कोई एजेंडा नहीं है। इस बातों से 10 साल से लोग सुनते सुनते ऊब चुकी है। अरे भाई, जिस देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, राज्यों के गवर्नर हिंदू, चीफ सेक्रेटरी हिंदू, 99% पदों पर हिंदू बैठे हुए हैं, तो फिर हिंदू धर्म खतरे में कैसे है? अब वो लोगों को, जैसे बच्चों को एक भूत का भय दिखाया जाता है, जिस प्रकार बच्चों को कि अंधेरा है भूत आ जाएगा, तो उसी प्रकार प्रधानमंत्री देशवासियों को हिंदू मुस्लिम का वोट दिखाते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। सबसे हास्यास्पद बात उन्होंने कही कि भाई आरक्षण जो है पिछड़ी जातियों को जो मिला हुआ है, उस आरक्षण में से मुसलमानों को में पिछड़ी जाति जो है उसको आरक्षण दे दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल देते हैं, उनके पास एजेंडा नहीं है भाई चुनाव का। अब आरक्षण भाई पूरे देश में लागू है, फिर भी वही बात दोहरा रहे हैं। मतलब उनको जानकारी नहीं है, बस लोगों को भड़माने की बात कर रहे हैं। एजेंडा विहीन चुनाव है। प्रधानमंत्री इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हर चुनाव में जहाँ भी सभा में जा रहे हैं तो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। जी। ना नौकरी की बात, ना बेरोजगारी की बात। संतोष जी, जिस तरह से 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री ने देश की जनता को सपने दिखाए थे, अच्छे घर के सपने दिखाए थे गरीबों को, इसके अलावा देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी। आप जिस शहर में खड़े हैं पटना, वो स्मार्ट सिटी नहीं बना है। इसके अलावा उन्होंने और कई ऐसे हसीन सपने दिखाए थे कि हवाई चप्पल जो पहन के चल रहे हैं वो हवाई जहाज़ पर चलेंगे। आज उनके पैरों में हवाई चप्पल नहीं है। आपको बताऊं संतोष जी कि देश में असमानता दुनिया के 100 देशों में सबसे ज़्यादा, मतलब 100 देशों के बाद मतलब भारत खड़ा है। इतनी असमानता हो गई है। जो देश में पैसे हैं वो चंद पूंजीपतियों के हाथों में चले गए हैं और ये सपने दिखा रहे हैं कि हम दुनिया में 5वें पायदान पे पहुंच गए हैं। तो ऐसे पैसे किस काम के? क्या इसका जवाब प्रधानमंत्री को इस चुनाव में नहीं देना चाहिए कि असमानता जो बढ़ी है इस पर भी बात करनी चाहिए कि हम इसको किस तरह से ठीक करेंगे? देखिए, आप प्रधानमंत्री जी बोले ना कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जो भी बात उन्होंने की थी, भाई स्मार्ट सिटी, कहाँ स्मार्ट सिटी बना? गंगा स्वच्छता परियोजना, उसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए गंगा को स्वच्छ करने की। क्या गंगा स्वच्छ हुई 10 वर्षों में? आप सभी सांसदों को एक एक गांव गोद लेने की बात की थी। क्या कोई एक गांव का गोद, सांसदों ने घोषणा की गोद लेंगे, क्या किसी गांव का विकास हुआ? स्मार्ट गांव, स्मार्ट सिटी, क्या हुआ? मतलब प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं केवल, इतनी, मतलब मुझे लगता है कि उनकी बातों का 10% भी वो अमल करते, जो बातें करते हैं उसका 10% भी अमल करते तो आज देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाता। भाई सोचिए ना, भाई आप 84 करोड़ लोगों को बोलते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं 5 किलो। भाई 84 करोड़ लोगों को तो आपने गरीबी रेखा के नीचे ला दिया, भिखमंगा के पायदान पे ला दिया। 84 करोड़ देश के लोग आज भीख मांग कर अपने आत्मनिर्भर तो आपने नहीं बनाया 10 वर्षों में। आज ऐसी स्थिति ला दी कि वो मतलब 5 किलो अनाज पे निर्भर हो गए हैं। जी। ना स्मार्ट सिटी बनाया, मतलब कोई भी काम उन्होंने क्या नौकरी दी? कुछ नहीं किया। मतलब जो भी भ्रष्टाचारी, पहले भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात करते थे, सारे भ्रष्टाचारी आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में काफ़ी फ़र्क है। और अभी जो एजेंडा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने, जो इंडिया गठबंधन ने जो तय कर दिया है नौकरी का एजेंडा, चूँकि सबसे बड़ी दुख होता है लोगों को नौकरी, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगारों की सबसे बड़ी समस्या है नौकरी। भाई नौकरी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तो 14 में नरेंद्र मोदी ने एक नौकरी का एक स्वप्न दिखाया था लोगों को कि 2 करोड़ नौकरी मिलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। आखिर नौकरी देंगे कैसे संतोष जी? जो लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं कि गेल बिक गया, भेल बिक गया, सेल बिक गया, रेलवे बिक गया और कारपोरेट से जुड़े BSNL, MTNL जैसे संस्थान डूब गए।
तो आखिर नौकरी युवाओं को मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। और दूसरी बात संतोष जी कि ये जो देश में पिछले 10 सालों में असमानता बढ़ी है, दुनिया में हम यानी कि भारत जो है वो 100 देशों में 100 देशों के बाद भारत का नंबर आ रहा है असमानता में। तो इस गैप को कैसे पाटा जाएगा, ये कितना चिंता की बात है ये। देखिए, गैप को पाटना लक्ष्य नहीं है सरकार का। सरकार केवल वोट की राजनीति कर रही है, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये राजनीति कर रही है। आप इंडेक्स में मतलब भुखमरी में आप बांग्लादेश से पीछे आ गए हैं। स्थिति ये है। आपकी तुलना, आप अब तुलना किससे करते हैं? तो पाकिस्तान से, तो नेपाल से, तो बांग्लादेश। आप याद कीजिए, आज से 20 साल पहले ये भारत की तुलना किससे होती थी? भाई अमेरिका से तुलना लोग करते थे, यूरोप से तुलना करते थे, रसिया से तुलना करते थे। जो रसिया भारत को अपने पाले में मिलाना चाहता था, अमेरिका अपने पाले में मिलाना चाहता था। आज स्थिति क्या है? एक नेपाल आपको आंख दिखा रहा है, छोटा सा कंट्री, एक द्वीप छोटा सा है वो आपको आंख दिखा रहा है। मतलब क्या है आपके पास है? मतलब आपका विमान जाता है इटली में तो रख लेता है। मतलब कोरोना के समय ये स्थिति हो गई थी कि आपके विमान को इटली में 15 दिनों तक रोके रखा गया। जितने पैसेंजर थे सबको वहाँ रोके रखा गया और सबका पैसा लिया गया, वहाँ रहने का पूरा खर्च भी लिया गया और कुछ भी करते रह गए, पायलट तक को नहीं छोड़ा गया। तो ये स्थिति है आपके देश की। तो पूरे दुनिया में आपकी छवि बहुत ख़राब है। केवल टीवी और मीडिया के माध्यम से, बड़बोलापन से, सोशल मीडिया पे विश्वगुरु आप बने रहिए, लेकिन भारत की स्थिति, आप मीडिया स्वतंत्रता में आप 100 से नीचे चले गए हैं। पासपोर्ट का रैंकिंग आपका ख़राब, सबसे निचले पायदान पे चले गए हैं, 100 से नीचे लगभग चले गए हैं। तो आप हैं कहाँ? आपके पासपोर्ट का वैल्यू दुनिया में कितने नंबर पे आ गया है? लगभग 100 से के आसपास चले गए हैं। तो आप हैं कहाँ? तो हर क्षेत्र में आप पिछड़ते जा रहे हैं। संतोष जी ये बताइए कि देश की जनता क्या इस बात को समझ रही है? जैसे जो आंकड़े आपने बताया कि पासपोर्ट की बात की, हंगर यानी कि भूखमरी में जो है बांग्लादेश से हम नीचे चले गए हैं। उसके अलावा जो असमानता की बात है कि देश में चंद पूंजीपतियों के हाथ में पैसे हैं। और आरबीआई का, संतोष जी अभी कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट आई है कि लोग अपने जमा पूंजी खर्च कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही घातक है। देश जमा पूंजी में जैसे सोना चांदी और जो भी वो रखे हुए हैं उसको बेच करके वो खर्च अपना कर रहे हैं। तो ये बताया गया है उस रिपोर्ट में कि ये बहुत घातक है। तो आखिर देश की जो जनता है वो इस चीज़ को समझ रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर समझ रही है। तभी तो आज प्रधानमंत्री मतलब एक हर लोकसभा क्षेत्र में घूमते जा रहे हैं। मतलब दिन भर घूमते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मतलब कुछ से कुछ बोल रहे हैं। आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण छीन लिया जाएगा, मतलब मुसलमानों का ये हो जाएगा, मतलब मुस्लिम लीग हावी हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहा है। मतलब इस तरह की बयानबाजी, मतलब ये हताशा का परिणाम है। आप देखिए स्थिति जो हो गई है आज केंद्र सरकार की, आप याद कीजिए 2004 वाली स्थिति हो गई है। जो इंडिया साइनिंग थी, जो फील गुड में थे लोग कि भाई एकदम सरकार बन रही है, और नहीं बनी, वही स्थिति अभी हो गई है। जनता महंगाई की मार झेल रही है, भुखमरी के कगार पर है। आप 5 किलो अनाज देकर देश की जनता को खरीद लेना चाहते हैं? देश की जनता वैसी नहीं है कि 5 किलो आपके अनाज में बिक जाएगी। और 5 किलो अनाज अभी देंगे और 1000 रुपये का सिलेंडर आप उससे भरवाएंगे 1100 रुपया का। पेट्रोल महंगा कर देंगे। मतलब बैंक से अगर 5 रुपया भी आप निकालते हैं, 100 रुपया भी, तो उस पर भी पैसा कट रहा है। तो ये स्थिति, हर चीज़ में आप टैक्स ले रहे हैं, हर चीज़ में पैसा काट रहे हैं। ये जो सड़कें बनाने का दावा करते हैं संतोष जी कि हमने इतनी अच्छी 4 लेन 6 लेन हाईवे बनाए हैं, मतलब ये उदाहरण देते हैं इंडिया गठबंधन यूपीए सरकार की, लेकिन देश की ये जनता जो है, बहुत कम जनता इस बात को समझ रही है कि हर 50 किलोमीटर पर उन्हें 100 से 150 से 200 रुपये देने पड़ रहे हैं। टैक्स देने पड़ रहे हैं। वो टैक्स ही है एक तरह से। आप पटना से दिल्ली जाइएगा तो 2000 से 3000 रुपया आपको रोड टैक्स लग जाएगा। रोड टैक्स तो आप देते ही हैं, उसके अलावा चालान कट जाता है, टैक्स लग जाता है, टोल टैक्स कहते हैं। आप स्थिति ये देखिए ना भाई कि आज़ादी के बाद मतलब
60-65 सालों में टोटल 50,000 करोड़ का लोन था और आपने 10 वर्षों में 2 लाख करोड़ लोन ले लिया, 4 गुना। क्या कर रहे हैं पैसों का? मतलब मिसयूज ही तो हो रहा है। आज देश का हर व्यक्ति लाखों रुपए का कर्जदार हो गया है, लाख रुपया से ऊपर का कर्जदार हो गया है। तो ये स्थिति बहुत ही भयावह है और देश की जनता समझ रही है और पूरी जनता मतलब डेवलपमेंट के लिए और रोजगार के नाम पर मुझे लगता है भाजपा के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है और यही कारण हताशा में अनाप शनाप बन रहा है। और मुझे लगता है कि आप देखिएगा धीरे धीरे जनता की नाराज़गी, लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं, नाराज़ है जनता, शिथिल पड़ रहे हैं, जो वोट देने जा रहे हैं वो खिलाफ दे रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जनता इस बार इनके बरगलावे में आने वाली है। 19 में सैनिकों की शहादत के नाम पर लोगों ने वोट दिया था, 14 में नौकरी के नाम पर वोट दिया था। इस बार तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग वोट देंगे क्या? जो बेवकूफ़ होगा वही ना मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देंगे। जो भी पढ़े लिखे शिक्षित होंगे वो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं देंगे और नौकरी के नाम पर वोट देंगे। तो देश की हालत बेहद ही गंभीर है। आप मतदान केंद्रों तक जाते हैं तो आप इन बातों पर पहले गौर कर लें कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, सच्चाई जान लें, देश की वस्तु स्थिति जान लें, उसी के आधार पर वोट करें। क्योंकि देश में लोकतंत्र का महा उत्सव आम चुनाव चल रहा है, तो अपने मत का अधिकार जरूर करें और निष्ठा के साथ ऐसी सरकार चुनें जो आपको काम आए। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।